नमस्कार बच्चों, अरिहंत में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोड विभव व विद्युत रासायनिक सेल के बारे में। तो इसमें हम आगे बात करते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत और रासायनिक ऊर्जा में परस्पर रूपांतरण का जब अध्ययन किया जाता है बेटा, तो वह क्या कहलाता है? विद्युत रसायन कहलाता है। यानी कि विद्युत रसायन की परिभाषा यहाँ से देखने को आपको मिल रही है कि जब विद्युत और रासायनिक ऊर्जा आपस में जब इंटरचेंज होती हैं, तो ये जो स्टडी है इसका जो अध्ययन करते हैं वो किस में करते हैं? आप विद्युत रसायन में करते हैं। और ऐसे रासायनिक परिवर्तन जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह भी सम्मिलित हो उसे विद्युत रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रोड क्या होता है बेटा? अब इलेक्ट्रोड क्या होता है? एक धातु की छड़ होती है जो उसी धातु के विलयन में, उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डूबी हुई रहती है। जैसे कि आपने देखा होगा किसी सेल में, जैसे आपने हमारे घर में मच्छर मारने की एक मशीन होती है, उसमें एक लिक्विड होता है, उसमें एक छड़ जो है वो डूबी हुई रहती है। तो वो छड़ जो है वो किसकी होगी? उसे क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रोड कहा जाएगा। और जिस सॉल्यूशन में वो डूबी हुई है वह क्या है? उसी मेटल का, जिस मेटल की आपने छड़ ली है, जिस धातु की आपने छड़ ली है, उसी धातु के लवण का जलीय विलयन इस प्रकार से रखा जाता है। तो यह क्या होता है? इलेक्ट्रोड कहलाता है बेटा। और जिस विलयन में ये रखा जाता है यह क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है। और ये दो तरह का होता है, एनोड भी होता है और कैथोड भी होता है। तो दो तरीके के ये इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है। तो धातु की छड़ उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में यदि रखी जाती है तो धातु की छड़ क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोड कहलाती है। और विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश, अगर ये धातु की छड़ पे धनावेश है तो विलयन में उपस्थित ऋणावेश को ये जो है आकर्षित करते हैं और इसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। यह छड़ ही क्या कहलाती है बेटा? इलेक्ट्रोड कहलाती है। और इलेक्ट्रोड दो तरह का होता है। अब इलेक्ट्रोड विभव की बात करें तो इलेक्ट्रोड विभव में जब धातु की पत्ती को उसके स्वयं के आयन युक्त विलयन में रखा जाता है तो धातु की पत्ती विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है और विलयन में विपरीत आवेश आ जाता है। इस प्रकार धातु की पत्ती तथा उसके विलयन के मध्य एक विभव उत्पन्न हो जाता है। मान लीजिए कि आपने एक धनावेशित इलेक्ट्रोड लिया है। यहाँ पर इस धनावेशित इलेक्ट्रोड को आपने इस धातु के ही लवण के जलीय विलयन में आपने रखा है। तो इस धातु के जलीय विलयन में से जितना भी ऋणावेश होगा वह इसके आसपास इकट्ठा हो जाएगा। इस प्रकार से इस धातु में इस जलीय विलयन में उपस्थित ऋणावेश जो है वो जब इस छड़ के आसपास इकट्ठा हो जाएगा तो इसके धनावेश और ये जलीय विलयन के ऋणावेश के मध्य जो भी विभव उत्पन्न होगा वही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोड का विभव कहलाएगा। अब इलेक्ट्रोड विभव जो है वो कुछ कारक हैं, उन पर निर्भर करता है। कौन कौन से कारक हैं? एक तो बात करते हैं विलयन की सांद्रता की, दूसरी बात करते हैं धातु की प्रकृति की। विलयन की सांद्रता कितनी है? धातु जिसका आपने इलेक्ट्रोड लिया है वह कौन सा है? विद्युत अपघट्य जो जिसमें आपने जिसका लवण बना करके आपने जलीय विलयन बनाया है उसकी प्रकृति कैसी है? दाब तथा ताप वगैरह किस प्रकार से लिया गया है, इन सभी चीजों पर इलेक्ट्रोड का विभव जो है वो निर्भर करता है। इलेक्ट्रोड विभव के उत्पन्न होने के कारण देखते हैं। तो इलेक्ट्रोड विभव के जो उत्पन्न होने के कारण है उनको एक भौतिक विज्ञानी थे नर्स्ट, इन्होंने अच्छे प्रकार से समझाया था। दो कारण यहाँ पर उत्पन्न करके दिए थे कि भाई आपने जो धातु की छड़ ली है ना, आपने जो धातु की छड़ लेकर के आपने एक इलेक्ट्रोड बनाया है, यदि वो धातु की छड़, ये धातु की जो छड़ है, ये धातु की छड़ अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दे, यानी कि ये धातु की छड़ क्या करे? अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकाल दे और धनावेश के रूप में n इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पर n प्लस जो चार्ज है वो आ जाए, तो धनावेश के रूप में यदि यह जलीय विलयन में अपने धनावेश छोड़ती है तो ये जो होता है किसकी वजह से होता है? विद्युत अपघटनी विलयन दाब की वजह से होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर की वजह से होता है। यानी कि धातु M के परमाणुओं में धातु को छोड़कर देखो ये धातु थी, ये धातु जो है इलेक्ट्रॉन छोड़ करके धनावेश के रूप में विलयन में आ रही है। तो धनायन धातु M के परमाणुओं में धातु को छोड़कर धातु धनायनों के रूप में विलयन में जाने की जो प्रवृत्ति है यह विद्युत अपघटनी विलयन दाब कहलाती है। और इस प्रक्रिया में परमाणु इलेक्ट्रॉन धातु जो है धातु पर छोड़ देते हैं तथा स्वयं धातु धनावेशित हो जाती है। मतलब धातु जो है वो स्वयं धनावेशित हो जाती है और कहाँ आ जाती है बेटा? विलयन में आ जाती है। और धातु के जो छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं? वह इस धातु की छड़ के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये सब किसकी वजह से होता है? विद्युत अपघटनी विलयन दाब की वजह से होता है। तो उपरोक्त के विपरीत
अगर ऐसा नहीं हो तो फिर कैसा होगा कि आपने ये धातु की छड़ ले ली, ऐसा एक इलेक्ट्रोड बना लिया, इलेक्ट्रोड लेकर के आपने यहाँ जो आयन लिए हैं, अब इस अगर जैसे मैंने पहली वाली परिस्थिति बताई थी उसके बिल्कुल विपरीत परिस्थिति आप यहाँ पर देखिए कि भाई विलयन में से धातु के धनावेशित आयन जो हैं वो इस धातु की छड़ पर इलेक्ट्रॉन लेकर के n इलेक्ट्रॉनों को ये धन आयन जो है विलयन में उपस्थित धन आयन इन इलेक्ट्रॉनों को लेकर के धातु के रूप में यहाँ पर यदि निक्षेपित होते हैं या इकट्ठे होते हैं तो ये किसकी वजह से होता है? आयनों के परासरण दाब की वजह से ऐसा होता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि उपरोक्त के विपरीत धातु के धन आयनों में विलयन को छोड़कर परमाणुओं के रूप में धातु पर निक्षेपित होने की प्रवृत्ति आयनों का परासरण दाब कहलाती है। इस क्रिया में धातु आयन जो है धातु के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, देखो धातु धनायन जो था वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना धनावेश धातु को दे देते हैं और स्वयं धातु पर धनावेशित हो जाती। तो बताइए ये पूरा जो इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? क्योंकि धनावेश यहाँ पर इकट्ठा होता जा रहा है तो इस धातु के ऊपर, ये धातु की जो छड़ है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा? धनावेश आ जाएगा। और ये सब किसकी वजह से होता है? आयनों के परासरण दाब की वजह से यह ऐसा होता है। अब आती है बात मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो कोई भी चीज जब स्टैंडर्ड कही जाती है या मानक कही जाती है तो मानक परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाला जो इलेक्ट्रोड विभव है वही क्या कहलाता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। तो किसी भी अर्ध सेल की अभिक्रिया में प्रयुक्त की जाने वाली जो सभी आयनों की जो सांद्रता है वह इकाई सांद्रता इकाई जो है तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और एक वायुमंडलीय दाब और 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और इकाई सांद्रता वाले विलयन का जब आप इलेक्ट्रोड विभव निकालते हैं तो यही इसका क्या कहलाता है बेटा? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, जिसे आप ई नॉट से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रोड विभव ई तथा ई नॉट से भी डिनोट किया जाता है। और जब तक आपको कहा नहीं जाए ना कि भाई इलेक्ट्रोड विभव कौन सा इलेक्ट्रोड विभव है, अपचयन विभव है या ऑक्सीकरण विभव है, तो जब तक नहीं कहा जाए तब तक आप सदैव इसे अपचयन विभव ही माने, जब तक यह बताया नहीं गया हो कि यह ऑक्सीकरण विभव है। जब तक कहा नहीं जाए तब तक आप इसको अपचयन विभव ही माने। कहा जाए कि भाई ऑक्सीकरण विभव तब तो हमको ऑक्सीकरण मानना ही है। अगली बात करते हैं इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार। अब अलग अलग, अब ऑक्सीकरण अगर हो रहा है तो ऑक्सीकरण विभव होगा और अपचयन अगर हो रहा है किसी इलेक्ट्रोड पर तो वह क्या कहलाएगा? अपचयन का विभव ही कहलाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने और त्याग करने के कारण इलेक्ट्रोड विभव जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है ऑक्सीकरण विभव, कोई भी धातु जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन त्याग करके Mn+ में कन्वर्ट हो जा रही है। तो बताइए पहले इसके ऊपर जो ऑक्सीकरण संख्या थी वो 0 थी, बाद में इसकी ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना यानी कि इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रोड पर क्या हो? ऑक्सीकरण हो तो उत्पन्न होने वाला जो भी विभव होगा वो क्या होगा बेटा? ऑक्सीकरण विभव होगा। और ऑक्सीकरण जिस किसी इलेक्ट्रोड का मतलब इलेक्ट्रोड आपने जिस मेटल का लिया है उस मेटल में से जिस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव जितना अधिक होगा उसके ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति भी उतनी ही अधिक होगी। यानी कि जितना ज्यादा किसी मेटल का इलेक्ट्रोड विभव है, इलेक्ट्रोड विभव चाहे वो ऑक्सीकरण विभव हो चाहे वो अपचयन विभव हो, ऑक्सीकरण विभव यदि ज्यादा होगा तो उस धातु के ऑक्सीकृत होने की जो प्रवृत्ति है बेटा वो भी ज्यादा होगी। इसी प्रकार से अपचयन विभव देख लीजिए, धातु अपचयित हो रही है, धातु धनायन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेकर के किसमें परिवर्तित हो रहे हैं? धातु परमाणु में परिवर्तित हो रहे हैं। तो धातु परमाणु में परिवर्तित हो रहे हैं यानी कि यहाँ पर इसका धातु का क्या हो रहा है बच्चों? अपचयन हो रहा है। तो अपचयन अगर हो रहा है किसी इलेक्ट्रोड पर तो वहां उत्पन्न होने वाला जो विभव होगा वह अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। और जिस धातु के लिए या जिस इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव जितना ज्यादा अधिक होगा उसकी अपचयित होने की प्रवृत्ति भी उतनी ही अधिक पाई जाएगी। इसके बाद में आप बात करते हैं विद्युत रासायनिक सेल की। अब विद्युत रासायनिक सेल जो है एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और इस प्रकार के जो सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है वो सेल में हो रही रासायनिक अभिक्रियाओं की तीव्रता के ही समानुपाती होता है कि भाई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से हो रही है तो विभव भी उसी प्रकार से यहाँ पर उत्पन्न होंगे। तो विद्युत वाहक बल भी वहां पर उसी प्रकार से होंगे। तो ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर विद्युत रासायनिक सेलों के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। पहला बताया गया है सांद्रता सेल। अब सांद्रता सेल में जो एक सांद्रता सेल में एक सांद्रता वाले विलयन में अन्य सांद्रता वाले विलयन की ओर विलय के स्थानांतरण के कारण होने वाली ऊर्जा परिवर्तन से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो टोटल मिला के बात ये हो रही है कि आपने सेम इलेक्ट्रोड मतलब दो अर्ध सेल आपने लिए हैं, इस प्रकार से दो अर्ध सेल लिए हैं जिसमें आपने इलेक्ट्रोड रखे हैं। अब अगर ये इलेक्ट्रोड आपने जिंक का लिया है ना तो ये वाला इलेक्ट्रोड भी आपको उसी धातु का लेना पड़ेगा। मतलब समान धातु के इलेक्ट्रोड समान
इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डूबे हुए होंगे, समान विलयन में डूबे हुए होंगे, परंतु इन विलयनों की जो सांद्रता है वो अलग होगी। अगर इसकी सांद्रता C1 है तो बेटा इसकी सांद्रता C2 होगी। तो दोनों अर्ध सेलों में समान इलेक्ट्रोड समान विद्युत अपघटनी विलयन में अगर डूबे हुए हैं तो दोनों की सांद्रता अलग अलग लेने पर जो सेल बनता है वो कौन सा सेल होता है बेटा, वो सांद्रता सेल होता है। रासायनिक सेल की अगर हम बात करें तो इस प्रकार के सेलों में रासायनिक या भौतिक अभिक्रियाओं में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इन सेलों की खोज लुइस गैल्वेनी और एलेक्जेंड्रो वोल्टा ने की थी। ए वोल्टा और एल गैल्वेनी इनको कहा जाता है और इनको गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है इनके नाम के आधार पर। लुइस गैल्वेनी के आधार पर इसे गैल्वेनिक सेल और एलेक्जेंड्रो वोल्टा के नाम पर इनका नाम वोल्टी सेल भी कहा जाता है। अब ये जो गैल्वेनिक सेल होते हैं ये क्या करते हैं बेटा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, इसीलिए इसे विद्युत रासायनिक सेल भी कहा जाता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा बेटा, विद्युत रासायनिक सेल कहलाएगा। और दोनों इलेक्ट्रोड पर अर्ध अभिक्रियाएं होती है, मतलब दो अलग अलग इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं, अर्ध अर्ध सेल लिए जाते हैं, फिर बाद में उनको जोड़ करके पूरा सेल बनाया जाता है। अर्थात गैल्वेनिक सेल में एक स्वतः स्फूर्त रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। स्वतः स्फूर्त रेडॉक्स अभिक्रिया होने का मतलब है स्पॉन्टेनियस, अपने आप होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया यहाँ पर होती है। और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व आप देखेंगे कि गैल्वेनिक सेल में अधिक विभव वाला इलेक्ट्रोड तो एनोड और कम विभव वाला जो है कैथोड लिया जाता है। एनोड का विभव हमेशा ज्यादा होगा और कैथोड का विभव हमेशा कम होगा, तो अधिक विभव वाला एनोड बनाएंगे और कम विभव वाला कैथोड बनाएंगे। दूसरी बात, गैल्वेनिक सेल में एनोड पर ऑक्सीकरण होगा और कैथोड पर हमेशा अपचयन होगा, तथा कैथोड जो है वो धनात्मक होगा और एनोड ऋणात्मक होगा। तीसरी बात यहाँ पर बोली गई है, बाह्य विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर जाते हैं, परंतु आंतरिक परिपथ में इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ के विपरीत दिशा में गमन करते हैं, यानी कि कैथोड से एनोड की तरफ जाते हैं। बाह्य परिपथ में तो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड जाएंगे, परंतु आंतरिक परिपथ जो है, जो हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, विलयन की बात करते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की जो दिशा है वो कैथोड से एनोड की ओर हो जाएगी, यानी कि जस्ट विपरीत हो जाएगी। आगे बात करें तो डेनियल सेल जो है एक गैल्वेनिक सेल का ही उदाहरण है। तो डेनियल सेल एक प्रारूपिक गैल्वेनिक सेल है, यह भी एक तरह का क्या है बेटा, गैल्वेनिक सेल है। दो प्रकार के विलयन यहाँ पर लिए जाते हैं इस गैल्वेनिक सेल के लिए, CuSO4 का भी और जिंक सल्फेट का भी प्रयुक्त किए गए हैं, तथा दोनों विलयनों का संपर्क एक U आकार की नली द्वारा किया जाता है, जिसे आप क्या कहते हैं बेटा, लवण सेतु कहते हैं। इसकी सहायता से दो अर्ध सेल जो है उन्हें जोड़ दिया जाता है और एक संपूर्ण सेल बना लिया जाता है। और इसको अगर मैं चित्र से दिखाऊं तो ये इस प्रकार का नजर आता है। एक अर्ध सेल आप यहाँ पर देख रहे होंगे जिसमें इलेक्ट्रोड जो है वो जिंक का लिया जाता है और जो कि जिंक सल्फेट के विलयन में डूबा हुआ है। इधर आप देखेंगे तो एक दूसरा अर्ध सेल है जिसमें कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया जा रहा है जो CuSO4 के विलयन में डूबा हुआ है, और इन दोनों को ही जोड़ने का काम ये लवण सेतु कर रहा है, जो कि एक U आकार की नली है। इसमें जिलेटिन या अगर अगर के साथ KCl, KNO3, अमोनियम क्लोराइड वगैरह के जो विलयन है वो बना करके यहाँ पर डाल दिए जाते हैं। अब क्या होता है कि जिंक इलेक्ट्रोड से पे क्या होता है कि जिंक जो है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn2+ में परिवर्तित हो जाता है, और ये दो इलेक्ट्रॉन जो है ना बेटा वो इस इलेक्ट्रोड पर आकर के जमा हो जाते हैं। इलेक्ट्रोड पर आकर के दो इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं, इस वजह से ये जो एनोड है ये कैसा हो जाता है बेटा, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है, और इसे एनोड कहा गया है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से इधर की तरफ गति करते हुए कहाँ आते हैं, कैथोड की तरफ आते हैं, कैथोड की तरफ आते हैं। और कैथोड पर क्या होता है, कॉपर का जो आपने इलेक्ट्रोड लिया है वह कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबा हुआ है, और यहाँ कॉपर सल्फेट के विलयन में उपस्थित Cu2+ जो आयन है, ये Cu2+ आयन क्या करते हैं, यहाँ आने वाले इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके, ये Cu2+ इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके कॉपर के रूप में यहाँ पर निक्षेपित हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रोड का जो भार है वो बढ़ जाता है और इस इलेक्ट्रोड का भार जो है वो कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन निकाल करके धातु आयन के रूप में, ये विलयन के रूप में अंदर नीचे Zn जो 2+ है वो Zn2+ के रूप में, Zn जिंक जो है वो दो इलेक्ट्रॉन निकाल करके धनावेशित आयन के रूप में सॉल्यूशन में चला जाता है, जिसकी वजह से इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है बेटा वो बढ़ जाती है। जबकि ये वाला जो सॉल्यूशन है इसमें कॉपर धनावेश जो है वो दो इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर के रूप में निक्षेपित हो रहा है, और मास जो है इसका, यानी कि इसका जो भार है वो बढ़ाता जा रहा है। बढ़ाते जाने की वजह से इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती जा रही है। तो इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीकरण की अर्ध अभिक्रिया संपन्न हो रही है,
ऑक्सीकरण की अर्ध अभिक्रिया संपन्न ऑक्सीकरण की अभिक्रिया संपन्न हो रही है और इधर अपचयन की अभिक्रिया संपन्न हो रही है। अब ये लवण सेतु क्या काम करता है? लवण सेतु, अगर लवण सेतु में मैंने KCl डाला है, K+ और Cl- के रूप में यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ धनावेश की कमी हो रही है इसलिए धनावेश की सप्लाई यहाँ पर करता है, और यहाँ ऋणावेश की कमी हो रही है इसलिए ऋणावेश की सप्लाई यहाँ पर कर देता है। तो मतलब धनावेश की जगह पर धनावेश और ऋणावेश की जगह पर ये ऋणावेश देने का काम करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी जो है, जो आयनिक उदासीनता है, उसको बनाने का काम करता है। तो ये लवण सेतु इस प्रकार से इन दोनों ही अर्धसेलों को जोड़ने का भी काम करता है। दोनों सॉल्यूशन डायरेक्ट एक साथ एक दूसरे से ना मिल जाए, ताकि जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो अपने आप मतलब डायरेक्ट ही ना हो जाए। अगर रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कैसे बहेंगे? अगर बहेंगे नहीं तो फिर रासायनिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में कैसे परिवर्तित होगी? अब इलेक्ट्रॉन जो बाह्य परिपथ है उसमें आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनोड से कैथोड की ओर गमन कर रहे हैं। इसका मतलब धारा का जो प्रवाह है वो कैथोड से एनोड की ओर हो रहा है बाह्य परिपथ में, परंतु आंतरिक परिपथ में क्या हो रहा है? इसका जस्ट उल्टा। आंतरिक परिपथ में जो धारा का जो प्रवाह है वो एनोड से कैथोड की तरफ हो रहा है, यानी कि आंतरिक परिपथ मतलब सॉल्यूशन के अंदर वाला, आंतरिक परिपथ में धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर हो रहा है, कैथोड से एनोड की ओर होता है, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो इस सेल में एनोड पर तो क्या हो रहा था? जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर जिंक धनावेश में परिवर्तित हो रहा था, जो कि एक्वस सॉल्यूशन में यानी कि विलयन में जा रहा था, और कैथोड पर विलयन में उपस्थित Cu2+ आयन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर में परिवर्तित हो रहा था। 2 इलेक्ट्रॉन से अगर 2 इलेक्ट्रॉन में काट दूं, यदि इन 2 इलेक्ट्रॉनों से ये 2 इलेक्ट्रॉनों को यदि मैं काट दूं तो यहाँ पर एक कुल सेल अभिक्रिया आपको प्राप्त होगी, जिसमें जिंक सॉलिड फॉर्म में था और कॉपर जो है 2+ एक्वस यानी कि जलीय विलयन में था। वो क्या दे रहा था? जिंक तो Zn2+ दे रहा था और Cu2+ जो है वो Cu में कन्वर्ट हो रहा था। S या मतलब सॉलिड और एक्वस का मतलब है यहाँ पर जलीय विलयन, एक्वस सॉल्यूशन की बात हो रही है। अब डेनियल सेल की बाह्य परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन, ये मैंने आपको बता ही दिया है। इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर प्रवाहित होते हैं और ध्रुवणता क्रमशः ऋणात्मक एवं धनात्मक होती है। इस प्रकार रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। कुछ सेल अभिक्रिया 2 अर्धसेल अभिक्रियाओं का योग होती है। लवण सेतु से संबंध, ये लवण सेतु क्या काम करता है? 2 अर्धसेलों के विलयन को जोड़ने का काम करता है। दूसरा, द्रव द्रव संधि विभव को निम्नतम रखता है। निम्नतम रखता है मतलब द्रव द्रव संधि विभव का मतलब है कि ऐसा नहीं हो कि दोनों द्रव एक दूसरे के साथ में डायरेक्ट ही जुड़ जाए। यह विलयन की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है ताकि विद्युत धारा की उत्पत्ति और प्रवाह जो है वो लगातार होता रहे। ये सारे काम होते हैं किसके? लवण सेतु के। अगली बात करें गैल्वेनिक सेल का जो निरूपण है। अब आप बार बार तो ये सेल पूरा बनाने से रहे, है ना, आप क्या करेंगे? इसका निरूपण कर देंगे। अब इसका निरूपण किस प्रकार से किया जाता है? कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं कि भाई एनोड अर्ध सेल को सदैव बाईं ओर लिखा जाता है। एनोड को कहाँ लिखा जाता है बेटा? बाईं ओर लिखा जाता है। इसके पश्चात कैथोड अर्ध सेल जो है उसको दाईं ओर लिखा जाता है। उल्टी साइड तो आप एनोड लिखेंगे और सीधी साइड आप क्या लिखेंगे? कैथोड लिखेंगे। फिर एक ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा 2 अवस्थाओं को, पदार्थ की अवस्था को पृथक किया जाता है, यानी कि सॉलिड को अलग और एक्वस को अलग किया जाता है। समान प्रावस्था में उपस्थित विभिन्न पदार्थों को कॉमा के प्रयोग द्वारा पृथक किया जाता है। फिर 2 बड़ी रेखाओं द्वारा लवण सेतु को प्रदर्शित किया जाता है और पदार्थ के महत्वपूर्ण अभिलक्षण जैसे गैस का दाब, आयनों की सांद्रता, पदार्थ वगैरह जो है उसके लिखने के पश्चात कोष्टक में लिख दिए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखूं तो हमने एनोड जो था वो काई का लिया था बेटा? जिंक का लिया था, तो मैंने कहाँ लिख दिया? लेफ्ट साइड जिंक लिख दिया। और कैथोड जो था वो कहाँ काई का था? अपना कॉपर का था, तो मैंने राइट साइड कॉपर लिख दिया। बोलिए ऐसी बात हुई थी। अब जिंक का आपने कैसा लिया था? सॉलिड लिया था, और कॉपर भी आपने कैसा लिया था? ठोस लिया था, ठोस धातु के रूप में लिया था। बाद में इसको एक स्लैश साइन से ये इसमें कन्वर्ट हो रहा था, यानी कि जिंक जो है वो जिंक आयन में परिवर्तित हो रहा था, और इसकी जो अवस्था थी वो कैसी थी? एक्वस यानी कि जलीय अवस्था थी। इसी प्रकार यहाँ पर Cu2+ भी जो था वो जलीय अवस्था में था, जिसकी कंसंट्रेशन इसकी मान लीजिए C2 थी और इसकी कंसंट्रेशन C1 थी। तो ये अर्धसेल और ये अर्धसेल को जोड़ने के लिए लवण सेतु को 2 खड़ी रेखाओं के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार से आप जो है किसी भी सेल का यहाँ पर निरूपण आराम से कर सकते हैं। लेफ्ट साइड आपको एनोड
एनोड रखना है, राइट साइड आपको कैथोड रखना है। एनोड जो है जिस सॉल्यूशन में डूबा हुआ है उसको उसकी अवस्था के साथ में यहाँ पर लिख देना है, दाब दाब परिस्थिति वगैरह सारी लिख देनी है कोष्टक में इस प्रकार से, और लवण सेतु इस प्रकार से दो खड़ी रेखाओं द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित करना है। अब सेल अभिक्रिया की बात करें तो किसी भी सेल में विद्युत धारा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी जो रासायनिक अभिक्रिया है वह स्वतः स्फूर्त रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, अपने आप होने वाली जो रेडॉक्स अभिक्रिया है वह होती है। और सेल अभिक्रिया किस प्रकार से लिखी जाती है, जैसे कि आपने देखा था जिंक जो है वो किस में परिवर्तित हो रहा था बेटा, Zn2+ में परिवर्तित हो रहा था 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके, और कैथोड पर क्या हो रहा था, Cu2+ आयन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर के रूप में यहाँ पर निक्षेपित हो रहा था। ठीक है, एक बस ठीक है। तो जब आप पूरी सेल अभिक्रिया लिखेंगे तो जिंक जो है वो किस में परिवर्तित हो रहा था बेटा, Zn2+ एक्वस सॉल्यूशन में परिवर्तित हो रहा था, और Cu जो है 2+ एक्वस में से कहाँ जा रहा था, निक्षेपित होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर के इलेक्ट्रोड पर जा रहा था। तो ये संपूर्ण सेल अभिक्रिया जो है आप इस प्रकार से लिख सकते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान यहाँ पर हुआ है। अगली बात करते हैं तो विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल 2 अलग अलग तरीके की सेल है, दोनों में अंतर क्या होते हैं। विद्युत अपघटनी सेल जो है वो क्या काम करती है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जबकि गैल्वेनिक सेल क्या काम करती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यहाँ पर अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, जबकि यहाँ पर स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। इसमें एनोड जो है वो धनावेशित और कैथोड जो है वो ऋणावेशित होता है, जबकि गैल्वेनिक सेल में अभी अपन ने देखा एनोड जो है वो ऋणावेशित तथा कैथोड जो है वो धनावेशित होता है बेटा। इसके बाद इसमें एक ही पात्र में एक ही प्रकार का विद्युत अपघट्य होता है जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड डूबे हुए रहते हैं, जबकि यहाँ पर भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य के विलयनों में इलेक्ट्रोड जो है वो डूबे रहते हैं। यहाँ पर लवण सेतु की कोई आवश्यकता नहीं होती, जबकि यहाँ पर परिपथ को पूर्ण करने के लिए लवण सेतु आवश्यक होता है। इसके लिए विद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है, इसमें कोई विद्युत ऊर्जा नहीं देनी पड़ती। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट है इनके अंतरों के, आप देखेंगे। अब बात करते हैं उत्क्रमणीय सेल के। तो ऐसी सेल देखो आपने देखे होंगे 2 तरह के सेल, एक तो होता है जो हमारे घरों की बैटरियों जैसे मोबाइल रिमोट वगैरह में लगता है ना, रिमोट वगैरह में देखा होगा आपने, इस तरीके का एक सेल यहाँ पर देखने को मिलता है आपको, है ना। अब ये सेल एक बार काम आने के बाद में रिमोट चलना बंद हो गया तो आपने इसको फेंक दिया, काम नहीं आ सकते हैं ना। और दूसरे जो सेल होते हैं जो वो हमारे इन्वर्टर की बैटरी, कार की बैटरी वगैरह में जो लगे हुए होते हैं वो भी सेल होते हैं। तो जो दोबारा से काम में लिए जा सके वह क्या होते हैं, उत्क्रमणीय सेल होते हैं। इनमें बाह्य विद्युत वाहक बल में अनंत सूक्ष्म वृद्धि करने पर, मतलब जो सेल का विद्युत वाहक बल है ना उससे बाहर यानी कि उसके अलावा जिस तार से वो जुड़ा हुआ है उसके विद्युत वाहक बल में आप थोड़ी सी वृद्धि कर दो, अनंत सूक्ष्म वृद्धि, इतनी ज्यादा भी नहीं, बहुत थोड़ी सी वृद्धि करने पर सेल जो है वो विपरीत दिशा में, सेल में जो धारा की प्रवाह है वो विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगती है तथा रासायनिक अभिक्रिया भी कैसी हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो यह उत्क्रमणीय सेल कहलाता है। इसका उदाहरण अगर देखें तो यदि सेल को समान विद्युत वाहक बल के स्रोत से जोड़ा जाएगा तो कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। वही मैं अभी बोला गया है अनंत सूक्ष्म वृद्धि की आवश्यकता है, तो समान अगर दोगे तो यहाँ पर कोई विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा, जिसकी वजह से कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। परंतु यदि सेल के विद्युत वाहक बल में अनंत सूक्ष्म कमी कर दी जाए, सेल का विद्युत वाहक बल कम कर दोगे तो धारा की जो है अल्प मात्रा यहाँ से प्रवाहित होने लगेगी। देखो हमारे घर में जब लाइट चली जाती है तो अपने आप इन्वर्टर जो है वो बैटरी से अपने को धारा देने लगता है ना, करंट प्रवाहित करने लगता है, क्योंकि अनंत सूक्ष्म की क्या हो गई है, वहां पर कमी हो गई है। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है बेटा, अर्ध सेलों के मानक इलेक्ट्रोड विभवों के मान को क्रमबद्ध रूप से घटते या बढ़ते हुए क्रम में लिखने पर जो श्रेणी आपको प्राप्त होती है वही विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। आईयूपीएसी द्वारा निर्धारित प्रावधान के अनुसार मानक इलेक्ट्रोड विभवों को उनके अपचयन विभव के रूप में लिखा जाता है। दूसरा, और तत्वों के उनके अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में यदि आप जमाते हो तो आपको जो श्रेणी प्राप्त होती है वह विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है, जिसमें अलग अलग धातुएं उनके मानक अपचयन विभव के आधार पर जमे हुए हैं। आप इसको देख सकते हैं, यहाँ से शुरू है लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जल, जिंक, क्रोमियम, ये सारी जो धातुएं हैं यहाँ पर एक इस तरीके से जमी हुई है। इसमें आप देख सकते हैं अपचयन विभव अर्थात अपचयित होने की क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम, नीचे से ऊपर की तरफ अपचयन होने की क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम और ऊपर से नीचे की तरफ
ऑक्सीकरण विभव का बढ़ता हुआ क्रम आपको देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पर आपको पूरी तरीके से नजर आ रहा होगा, ये देखिए ये एक विद्युत रासायनिक श्रेणी है जिसमें अलग अलग जो धातुएं हैं वो उनके मानक अपचयन विभवों के आधार पर जमी हुई है। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी की में ये काम कहाँ आती है, इसमें जो भी धातुएं हैं उनको किस प्रकार से काम में लिया जाए, तो उसको काम में लेने के लिए यहाँ पर अलग अलग अनुप्रयोग बताए हुए हैं कि भाई धातुओं की क्रियाशीलता, अब कौन सी धातु कितनी ज्यादा क्रियाशील है यह देखने का काम आप किससे कर सकते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी से कर सकते हैं। तो भैया ऊपर स्थित धातुएं श्रेणी में अपने से नीचे स्थित धातुओं की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होती है, यानी कि ऊपर वाली जो धातुएं हैं वो अधिक क्रियाशील होती है। हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी तत्व है हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। जैसे सोडियम, देखो सोडियम हाइड्रोजन के ऊपर उपस्थित है, तो सोडियम का जब आप जलीय विलयन बनाएंगे तो ये NaOH में कन्वर्ट हो जाएगा और H2 को बाहर निकाल देगा। इसी प्रकार से कैल्शियम भी जो है H2O में से H2 को बाहर निकाल जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन के ऊपर उपस्थित जितनी भी धातुएं वो सब क्या करेंगी, हाइड्रोजन को विक्षेपित कर देंगी, वहां से विस्थापित कर देंगी। यानी कि ऊपर स्थित धातुएं, जैसे लिथियम के बाद में पोटेशियम था, तो लिथियम जो है वह अधिक क्रियाशील मानी जाएगी, किससे, पोटेशियम से। तो दो धातुओं की यदि आपको तुलना करनी हो तो दो धातुओं में जो ऊपर की तरफ उपस्थित धातु है वह अधिक क्रियाशील होती है। दूसरी बात यहाँ पर कर दीजिए कि Fe, Pb, Sn, निकल, कोबाल्ट जो धातुएं हैं वो श्रेणी में नीचे स्थित होती है, अर्थात यह शीतल जल से अभिक्रिया नहीं करती। क्यों करेंगी भाई, उनकी जो अभिक्रियाशीलता है वह कम है, कम अभिक्रियाशीलता है, तो जल के साथ में अभिक्रिया करके जो हाइड्रोजन मुक्त नहीं करवाती है। परंतु वाष्प जो है, मतलब अगर इनको गर्म कर दें, ठंडे जल के साथ तो अभिक्रिया नहीं करेंगी, परंतु जल को गर्म करने पर यह इस प्रकार से हाइड्रोजन गैस को यहां से मुक्त कर देती है। परंतु कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जैसी जो धातुएं हैं वो हाइड्रोजन के नीचे स्थित हैं, तो बहुत कम सक्रिय होती हैं और जल से हाइड्रोजन को मुक्त ही नहीं करवा पाती हैं। हाइड्रोजन के ऊपर वाली जो धातुएं हैं वो हाइड्रोजन मुक्त करवा देंगे, हाइड्रोजन से नीचे वाली हाइड्रोजन को मुक्त नहीं करवा पाएंगे। परंतु कुछ धातुएं ऐसी हैं जो श्रेणी में नीचे की ओर स्थित होती हैं, उनको अगर उन धातुओं को यदि हाइड्रोजन को विस्थापित करना है तो उनके लिए जल के जो है वो कैसा लेना पड़ेगा, आपको गर्म लेना पड़ेगा, वाष्प के रूप में लेना पड़ेगा। अगली बात, धातु की अपचयन क्षमता की तुलना करेंगे तो मानक अपचयन विभव का मान जितना अधिक ऋणात्मक होगा, तत्वों की इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति, मतलब अपचायक प्रवृत्ति भी उतनी ही अधिक होगी। तो टोटल मिला के मानक अपचयन विभव का मान जितना अधिक ऋणात्मक, नेगेटिव वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, अपचायक प्रवृत्ति भी उतनी अधिक होगी। तो इस प्रकार श्रेणी में अपचायक गुण ऊपर से नीचे की ओर कम होते हैं। अपचायक गुण श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कम होता जाता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से अपचयन की क्षमता है उसी प्रकार से ऑक्सीकरण की भी क्षमता है। ऑक्सीकरण की क्षमता के लिए क्या कहा गया है कि किसी तत्व के अपचयन विभव का मान जितना ज्यादा अधिक धनात्मक होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है वह भी उतनी ही अधिक होगी। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति यदि अधिक है तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीकारक गुण जो है वो ऊपर से नीचे आने की, ऊपर से जब आप नीचे आ रहे हो विद्युत रासायनिक श्रेणी में तो क्या हो रहे हैं, ऑक्सीकारक गुण जो है वो बढ़ रहे हैं और ऑक्सीकारकों की जो शक्ति है वो E0 का जो धनात्मक मान बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। यानी कि ऑक्सीकरण क्षमता ऊपर से नीचे आने की तरफ बढ़ रही है और जो अपचयन की जो क्षमता है वो ऊपर से नीचे आने की तरफ कम हो रही है। दोनों एक दूसरे के उल्टे उल्टे। ठीक है, नेक्स्ट, विद्युत अपघटन के उत्पाद प्राप्त करने में भी विद्युत रासायनिक जो श्रेणी है वह बहुत अधिक हेल्प करती है। तो सामान्यतः ऐसी प्रतिस्पर्धा में क्या होता है कि प्रबल ऑक्सीकारक आयन जो होता है वह कैथोड पर विसर्जित हो जाता है। तो इलेक्ट्रोडों पर विसर्जित या मुक्त होने के लिए कुछ आयनों की अन्य आयनों से प्राथमिकता मिलती है। मतलब क्या होता है, जब आपको एक से ज्यादा अधिक आयन मिलते हैं तो आयन कौन सा उत्पाद बनाएगा यह डिपेंड करता है किस पर, अधिक मानक अपचयन विभव पर डिपेंड करता है। मतलब जो प्रबल ऑक्सीकारक आयन है ना कैथोड पर वही विसर्जित होगा, जो कम प्रबल जो आयन है या प्रबल ऑक्सीकारक आयन से कम जो ऑक्सीकारक आयन है जिनका मानक अपचयन विभव का जो मान है वह यदि कम है तो वो नहीं होगा। यानी कि अगर आप इधर से इधर की तरफ जाते हैं, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन से होते हुए जब आप गोल्ड आयन की तरफ आते हो तो विद्युत विसर्जन का जो क्रम है वो बढ़ता चला जाता है, तो वो अधिक विसर्जित होगा और ये कम विसर्जित होगा। तो कैथोड पर अधिक मानक अपचयन विभव वाला जो है जो तत्व है वह कैथोड पर अधिक विसर्जित होगा। तो उत्पाद, और इसी प्रकार प्रबल अपचायक जो है वह एनोड पर पहले विसर्जित होगा जिसका अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव जिसका कम होगा।
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका कम होगा, मानक अपचयन विभव जिसका कम होगा, वह एनोड पर पहले जाएगा। मतलब अगर दो आयनों में लड़ाई हो रही हो तो भाई जिस एनोड पर कौन जाएगा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम हो। जैसे SO4 NO3 OH Cl Br और आयोडीन में से इसका कम होता है तो ये सबसे पहले जाएगा और वो सबसे बाद में जाएगा। तो इस प्रकार से विद्युत रासायनिक श्रेणी प्रोडक्ट्स जो है उत्पाद निर्माण में भी सहायता करती है। उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया की होने की जो संभावना है इसको भी ज्ञात करने के लिए आपकी जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है वह बहुत अधिक हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है कि आपको रेडॉक्स अभिक्रिया मानक अपचयन विभव के मान पर निर्भर करती है, अर्थात ई नोट वाले जो पदार्थ है वह अपचयित हो जाते हैं। मतलब अधिक ई नोट वाले जो पदार्थ होते हैं जिनके मानक अपचयन विभव का मान जो है वो अधिक होता है, अधिक ई नोट वाले जो पदार्थ हैं वो अपचयित हो जाते हैं और कम ई नोट वाले जो पदार्थ हैं वे ऑक्सीकृत हो जाते हैं। कम वाले ऑक्सीकृत और अधिक वाले अपचयित हो जाते हैं। कैथोड और एनोड पर इलेक्ट्रोड विभव के जो मान है उनके आधार पर ई नोट जो है वो सेल मानक इलेक्ट्रो विभव के आधार पर जो है सेल का विभव आप ज्ञात कर सकते हैं। सेल का विभव ज्ञात करने के लिए आपको क्या करने पड़ेगा, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव और एनोड के विभव को आपने EC नॉट और EA नॉट से यहाँ पर दर्शाया गया है। विस्थापन की अभिक्रियाएं देख लीजिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की तरफ जब धातु आते हैं, ऊपर स्थित धातु नीचे वाली धातु को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है, यानी कि ऊपर वाली जो धातु है वो नीचे वाली को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देगी। इस श्रेणी में नीचे आने वाली धातु या तत्व जो है वो जलीय विलयन से विस्थापित होने का जो मुख्य कारण है वह श्रेणी में ऊपर स्थित तत्वों का आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागना। जब भाई विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर स्थित है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, उन नीचे वालों को विस्थापित कर दे रहे हैं और श्रेणी के नीचे स्थित धातुओं या तत्वों को आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके विस्थापित कर देते हैं। नेक्स्ट, धातु ऑक्साइडों का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन अगर देखा जाए तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन के नीचे जितनी भी धातुएं होती हैं, आयरन के नीचे स्थित धातुओं के ऑक्साइडों को हाइड्रोजन की धारा में यदि गर्म करते हैं तो धातु हाइड्रोक्साइड का धातु और जल में अपचयन हो जाता है, क्योंकि आयरन से कम सक्रिय धातुएं उदासीन जल से हाइड्रोजन को विस्थापित करने में सक्षम नहीं होती है। आयरन के नीचे वाली जितनी भी धातुएं वो हाइड्रोजन को उसके विलयन से विस्थापित नहीं कर पाती है। जैसे NiO और H2 के आप रिएक्शन देखेंगे तो ये H2O बना लेगा, है ना, हाइड्रोजन को यहाँ से विस्थापित नहीं करवा सकती है ये। ऐसे ही कॉपर ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके कॉपर और H2O का निर्माण यहाँ से करेंगी, यानी कि आयरन से कम सक्रिय धातुएं उदासीन जल से हाइड्रोजन को विस्थापित करने में सक्षम नहीं होती है, आयरन से कम सक्रिय धातुएं। ठीक है, अगली बात करते हैं धातु निष्कर्षण की। तो उत्कृष्ट धातुएं जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम वगैरह जो है वो कैसे होते हैं, साइनाइड प्रक्रम जो है उसके द्वारा किया जाता है इनका निष्कर्षण। अब इसका निष्कर्षण कैसे करते हैं, पहले तो सिल्वर, गोल्ड वगैरह जो साइनाइड है पहले तो इनका ये ऐसा संकर बन जाता है। इनके संकर को फिर जिंक के साथ जब आप रिएक्ट करवाते हैं तो ये जिंक जो है वो इस सिल्वर को, गोल्ड को यहाँ से विस्थापित कर देता है और जिंक का यहाँ पर संकर बन जाता है, जिसकी वजह से आपको सिल्वर या गोल्ड, चांदी या सोना जैसी जो धातुएं हैं वह अलग प्राप्त हो जाती हैं और धातुओं को इन धातुओं का क्या जाता है, यहाँ से निष्कर्षण हो जाता है। तो सिल्वर इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव धनात्मक और जिंक इलेक्ट्रोड का जो मानक अपचयन विभव है वह अत्यधिक ऋणात्मक होता है। अतः जिंक आयन अधिक सक्रिय होने की वजह से Cn- आयनों के साथ में अधिक स्थायी जो संकर है वो बना लेता है। इस प्रकार से अधिक स्थायी संकर बना लेता है और सिल्वर जो है वो अलग हो जाता है। आगे हम बात करें तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। देखिए, किसी भी सेल या किसी भी इलेक्ट्रोड पर, है ना, जो मतलब वह चालक बल जो एनोड से इलेक्ट्रॉनों को दूर धकेलता है और कैथोड की ओर आकर्षित करता है, विद्युत विभव कहलाता है। और यह जो बल है यह क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है बेटा। इसे सेल विभव या फिर सेल वोल्टेज भी कहते हैं, जिसकी इकाई क्या हो जाती है, वोल्ट हो जाती है। अगर दूसरे शब्दों में अगर मैं बात करूं तो दो अर्ध सेल अभिक्रियाओं के इलेक्ट्रोड विभव में अंतर को सेल के विद्युत वाहक बल या सेल विभव के रूप में जाना जाता है। दो अर्ध अभिक्रियाएं जो हो रही थी ना, ऑक्सीकरण की अर्ध अभिक्रिया और अपचयन की अर्ध अभिक्रिया, तो दो अर्ध सेलों में होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं इनको यदि जोड़ दिया जाए तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, सेल का विद्युत वाहक बल प्राप्त हो जाएगा। और विद्युत वाहक बल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का एनोड से दूर जाने की प्रवृत्ति और कैथोड की ओर जाने की जो क्षमता है वही क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। यदि 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर
और एक वायुमंडलीय दाब पर यदि ऐसा हो रहा हो तो जो सेल विभव आता है बेटा वो क्या कहलाता है, मानक सेल विभव, यानी कि मानक परिस्थितियों में प्राप्त किया जाने वाला जो सेल विभव है वह मानक सेल विभव कहलाता है। आगे, किसी सेल में रखे दो अर्ध सेलों के इलेक्ट्रोड के मान सेल के विद्युत वाहक बल या सेल विभव का परिकलन आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई, कोई भी जो सेल है वो एनोड और कैथोड से मिलकर के बनता है, तो एनोड पर क्या होता है ऑक्सीकरण, कैथोड पर क्या होता है अपचयन, तो ऑक्सीकरण ई नॉट एनोड प्लस ई नॉट कैथोड को अगर आप जोड़ देते हैं तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, ई नॉट सेल प्राप्त हो जाएगा। परंतु यदि दोनों का ही अपचयन विभव ज्ञात हो, दोनों इलेक्ट्रोडों का अपचयन विभव ज्ञात हो, तो भाई अपचयन तो कैथोड पे हो रहा है, ऑक्सीकरण एनोड पे हो रहा है, तो एनोड का भी अगर अपचयन विभव ही ज्ञात हो तो इसको आप उल्टा कर दीजिए, यानी कि इसके साइन को आप उल्टा कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करके आप जो है किसी भी सेल का जो विभव है मानक अपचयन विभव वह प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अगर एनोड का ऑक्सीकरण, एनोड पे ऑक्सीकरण होता है, यदि ऑक्सीकरण विभव दे रखा है तो प्लस में, और अगर इसका अपचयन विभव दे रखा है तो समान मात्रा माइनस में कहलाएगी, तो माइनस में कहलाएगी। और इसी प्रकार से यदि दोनों का ही ऑक्सीकरण विभव दे रखा है तो भाई ऑक्सीकरण तो एनोड पर होता है परंतु कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है, तो अपचयन होता है तो मान लीजिए कि इसका अपचयन विभव 0.74 वोल्ट है ना। ई नॉट जो है कैथोड का वो कितना है, प्लस में 0.74 है ना, यानी कि ये आपको क्या दे रखा है, अपचयन विभव यदि दे रखा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, परंतु यदि आपको इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया जाएगा ना तो आप क्या करोगे, समान मात्रा को माइनस में ले लेंगे, यानी कि चिन्ह जो है वो आप चेंज कर देंगे। जब चिन्ह चेंज कर देंगे तो बताइए ऑक्सीकरण विभव को आपको माइनस करना पड़ जाएगा, तो ई नॉट सेल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी बार ई नॉट ऑफ एनोड माइनस ई नॉट ऑफ कैथोड करना पड़ेगा। बोली बात समझ में आई। अगर मानक अपचयन विभव प्लस में दे रखा है तो मानक ऑक्सीकरण विभव इसका माइनस में होगा, और अगर मानक अपचयन विभव इसका माइनस में दे रखा है तो उसको आपको मानक ऑक्सीकरण विभव में परिवर्तित करने के लिए साइन चेंज करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, मानक इलेक्ट्रोड। मानक इलेक्ट्रोड क्या होता है, सामान्यतः जो हाइड्रोजन का अर्ध सेल है उसे मानक इलेक्ट्रोड के रूप में आजकल प्रयुक्त किया जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका जो विभव होता है ना बेटा वो शून्य होता है, यानी कि मानक अपचयन विभव और मानक ऑक्सीकरण विभव दोनों ही हाइड्रोजन के लिए कैसे होते हैं, 0.0 वोल्ट होते हैं। इसलिए इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड को मानक इलेक्ट्रोड के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। कैसे इस्तेमाल किया जाता है, जैसे देखिए मानक हाइड्रोजन विभव, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अर्ध सेल जो है वो किस प्रकार से दिखता है, एक प्लेटिनम की छड़ होती है जो प्लेटिनम के पत्र है ना, प्लेटिनम की एक पन्नी होती है उससे जुड़ी हुई होती है, और यहाँ पर एक ट्यूब बनी हुई होती है ताकि ये जो विलयन है इस प्लेटिनम के साथ में ज्यादा टच नहीं हो, और एक कांच की नली बनी हुई होती है जिसमें हाइड्रोजन गैस को एक वायुमंडलीय दाब पर लगातार यहाँ पर डाला जाता है, और ये एक HCl का 1 मोलर विलयन है, 1 मोलर जिसकी कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर लिया हुआ है। तो इस प्रकार का जो सेल होता है इसे ही मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा जाता है। इस सेल में 1 मोलर विलयन में एक मोलर HCl के विलयन में प्लेटिनम का तार जो है वो प्लेटिनम की छोटी सी पन्नी में डूबा हुआ रहता है, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस एक वायुमंडलीय दाब पर यहाँ पर डाली जाती है। तो ये एक अर्ध सेल है हाइड्रोजन का, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। अब एकल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव का मापन है वो किस प्रकार से करते हैं। अब एक मुझे बात बताइए कि हाइड्रोजन के विभव का यदि आप मापन करेंगे तो अपचयित होने वाले इलेक्ट्रोड का मानक विभव का मापन किस प्रकार से करेंगे। यदि दिया गया इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष अपचयित होता है तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन अर्ध सेल से उत्सर्जित होकर अपचयित होने वाले अर्ध सेल की दिशा में प्रवाहित होता है। मतलब अपचयित होने वाला जो इलेक्ट्रोड है उसका मानक विभव किस प्रकार से आप प्राप्त करते हैं, अपचयित हो रहा है ना भाई, सामने वाला इलेक्ट्रोड जो है वो क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, तो इसका मतलब अपचयन हो रहा है। उसका अपचयन होने का मतलब है ऑक्सीकरण संख्या जो है वो कम हो रही है। ऑक्सीकरण संख्या कम कब होगी, जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा। मुझे बताइए ये जो मैंने अभिक्रिया लिखी है अपचयन की अभिक्रिया है ना, N+ से 0 में जा रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या जो है वो कम हो रही है। ऑक्सीकरण संख्या कम होने का मतलब ही अपचयन हो रहा है, यानी कि इसको किसकी आवश्यकता है, इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड के साथ में हाइड्रोजन
जो अर्ध सेल है उसके साथ में यदि इसको जोड़ दिया जाएगा तो इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से प्राप्त होंगे, इस हाइड्रोजन से प्राप्त होंगे। तो हाइड्रोजन इसके लिए क्या करेगा, H2 गैस जो है वो इलेक्ट्रॉन निकाल करके H+ एक्वस में परिवर्तित होगी, यानी कि अर्ध सेल में उत्सर्जित होकर मतलब यदि दिया गया इलेक्ट्रोड, जो भी आपको इलेक्ट्रोड दिया गया है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में अगर अपचयित हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन अर्ध सेल से उत्सर्जित होगा, यानी कि हाइड्रोजन का अर्ध सेल उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएगा। और दूसरी बात, अपचयित होने वाले जो अर्ध सेल हैं उसके लिए सेल अभिक्रिया इस प्रकार से लिखी जाएगी, भाई हाइड्रोजन तो जो है वो H+ में परिवर्तित हो रहा है और जो भी सेल आपने इसके साथ में लिया हुआ है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu में कन्वर्ट हो रहा है। इस सेल की अगर पूर्ण अभिक्रिया लिखेंगे तो देखो हाइड्रोजन गैस जो है वो Cu2+ के साथ में अभिक्रिया करके H+ और Cu में परिवर्तित हो रही है। तो अपचयित होने वाले इलेक्ट्रोड के लिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड का काम करता है तथा अपचयित होने वाले इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड की भांति काम करता है। मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो यहाँ पर एनोड की तरह काम करेगा और जो अपचयित होने वाला सेल है यानी कि कॉपर का जो आपने सेल लिया है वो किसकी तरह काम करेगा, कॉपर जो है वो कैथोड की तरह काम करेगा। और वोल्टमीटर द्वारा विभव को मापकर निम्न सूत्र की सहायता से अपचयित होने वाले इलेक्ट्रोड का मानक विभव ज्ञात कर लेते हैं। और वो सूत्र क्या है, वो सूत्र है E0 सेल बराबर E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। ठीक है, E0 जो सेल है का है वो 0.34 आया है, तो इसका मतलब आप E0 ऑफ एनोड का जो विद्युत वाहक बल है वो कितना है, 0 है। तो इसको आप इससे माइनस करके जो है ये निकाल सकते हैं, तो जो कि कितना आएगा 0.34, यानी कि कॉपर इलेक्ट्रोड का जो विद्युत वाहक बल है वो कितना आ रहा है 0.34 आ रहा है। इस प्रकार से आप देखिए एनोड की भांति तो आपने क्या जोड़ दिया है, यहाँ पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जोड़ दिया है और इधर आपने क्या जोड़ दिया है, वो कॉपर इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, एक तरफ आप हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड जोड़ दो और एक तरफ आप जिस भी सेल का आपको निकालना है मानक हाइड्रोजन विभव, मानक जो है अपचयन विभव निकालना हो या ऑक्सीकरण विभव निकालना हो, इस प्रकार से इसके साथ में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में इसको व्यवस्थित कर लिया जाता है। अगली बात अगर करें तो ऑक्सीकरण, अब की बार हम क्या करा रहे हैं, मानक हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में हम क्या करवा रहे हैं, अब ऑक्सीकृत होने वाला इलेक्ट्रोड जोड़ देते हैं। ऑक्सीकृत होने वाला इलेक्ट्रोड है यानी कि इलेक्ट्रोड खुद कैसा हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है, यानी कि वो किस में परिवर्तित हो रहा है, इस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है, यानी कि जो इलेक्ट्रोड है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में जुड़ा हुआ जो इलेक्ट्रोड है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर रहा है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किधर से किधर होगा, इस इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ होगा। तो देखिए यदि दिया गया इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष ऑक्सीकृत होता है तो इलेक्ट्रॉन जिंक इलेक्ट्रोड से उत्सर्जित होकर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे और हाइड्रोजन जो है वो इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन गैस के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप विद्युत धारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की दिशा में होती है। विद्युत धारा किधर से किधर होगी भाई, इधर से निकल करके हाइड्रोजन की तरफ जा रही है तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोड की तरफ विद्युत धारा का यहाँ पर प्रवाह होगा और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वह कैथोड की तरह काम करेगा और ऑक्सीकृत होने वाला जो इलेक्ट्रोड है वह किसकी तरह काम करेगा, एनोड की भांति यहाँ पर काम करेगा। तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि जिंक जो है आप उसको एनोड की भांति काम में ले रहे हैं और इधर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपका है, या ये जो है इलेक्ट्रॉन इधर से इधर दे रहा है, यानी कि धारा का जो प्रवाह है वो इधर से इधर की तरफ हो रहा है। तो वोल्टमीटर द्वारा यदि इसके विभव का भी मापन किया जाएगा तो E0 सेल बराबर E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड निकाल करके आप जो है इसको माइनस 0.74 वोल्ट या इसका जो मानक अपचयन विभव है, मानक ऑक्सीकरण विभव है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है वह निकाल सकते हैं। मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही परिस्थितियों में आपको अगर मानक ऑक्सीकरण विभव निकालना है तो भी आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको मानक अपचयन विभव निकालना है तो भी आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इस प्रकार से इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। अब इलेक्ट्रोड विभव तथा सेल विभव के लिए नस्ट समीकरण लिखी जाती है। मान लीजिए कि कोई सेल में क्या हो रहा है, सामान्य इलेक्ट्रोड जो है वो Mn+n इलेक्ट्रॉन लेकर के Ms में परिवर्तित हो रहा है। तो इसके लिए जब आप नस्ट समीकरण लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं कि भाई Mn+ जो है M में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो E0 Mn+ से M में कन्वर्ट हो रहा है, E0 Mn+ से M में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर नॉट नहीं आएगा भाई। E सेल अगर आपको निकालना है, मतलब इसको अगर देखा जाए तो E सेल बराबर E0 ऑफ सेल, ये तो सामान्य वाला और ये मानक वाला, सेल का विद्युत वाहक बल बराबर सेल का मानक विद्युत वाहक बल माइनस R
T/NF नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट कौन है? MnQ। बोलिए, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर E नॉट सेल को जो है Mn प्लस से M वाला ही लिखेंगे, Mn प्लस से M वाला ही लिखेंगे और इस प्रकार से इसको आप लिख देंगे। अब आप जानते हैं कि नेचुरल लॉग को अगर लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसलिए 2.303 आपने लिख दिया। देखिए लॉग बेस 10 मतलब 2.303 लॉग बेस 10 होता है। तो नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो समीकरण है वो इस प्रकार प्राप्त होगी। अब यहाँ पर Mn प्लस से M यानी कि दी गई सांद्रता इलेक्ट्रोड विभव जो है, दी गई सांद्रता पर इलेक्ट्रोड का विभव अर्थात ई सेल जो है वो यहाँ से प्राप्त हो रहा है। और ये क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव है यानी कि ई नॉट ऑफ सेल है। आर जो है वो अपना सार्वत्रिक गैस नियतांक है और टी परमताप यहाँ पर दिया हुआ, एन जितने इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त हो रहे हैं वह है, एफ जो है वो फेराडे एक स्थिरांक होता है जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम। एम जो है एस वो जमा हुई धातु की सांद्रता है और एम जो एन प्लस है वह विलयन में धातु आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। नष्ट समीकरण में यदि आर टी ई और एफ का मान यदि रख दिया जाए तो रखने पर जो आपको वैल्यू प्राप्त होगी बेटा वो इस प्रकार से प्राप्त होगी। तो ई नॉट सेल जो है वो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता हो जाएगी। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ऑक्सीकरण होने वाली स्पीशीज की सांद्रता बटे अपचयित होने वाली स्पीशीज की सांद्रता, या फिर आप सीधा सीधा लिख सकते हैं उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। तो इस प्रकार से आप किसी भी अभिक्रिया के लिए नष्ट समीकरण लिख सकते हैं। नष्ट समीकरण एवं साम्य का स्थिरांक। अब साम्य स्थिरांक और नष्ट अभिक्रिया समीकरण जो है इन दोनों में ही क्या रिलेशन होता है वो देखें। मान लीजिए कि आपके पास में ये एक रिएक्शन है, सामान्य एक अभिक्रिया है जिसमें ए मोल ए के बन रहे हैं, बी मोल बी के, ए मोल ए के, बी मोल बी के काम में लिए गए हैं, जिससे कि सी मोल सी के और डी मोल डी के प्राप्त आपको हो रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? नष्ट अभिक्रिया लिखेंगे, नष्ट समीकरण लिखेंगे। नष्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे? ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन भी आप लिख सकते थे, या फिर आर टी अपॉन एन एफ आप लिख दें, और एल एन नेचुरल लॉग सी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखनी है। तो बताइए सी की कंसंट्रेशन सी, डी की कंसंट्रेशन की पावर डी, ए की कंसंट्रेशन की पावर ए और बी की कंसंट्रेशन की पावर बी, जितने मोल होते हैं उसको पावर के रूप में यहाँ पर लिख देते हैं। या फिर आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं भाई, अगर आप इसको उल्टा कर देंगे, ए बी ऊपर चले जाएंगे तो बताइए साइन भी उल्टा हो जाएगा ना, ये प्लस में आ जाएगा। प्लस में आ जाएगा तो भाई सामने पर जो है ई सेल जो है वो कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। और ये जो है आप इसको के सी की फॉर्म में लिख सकते हो, है ना। के सी भी क्या होता है? उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता को आप केसी से डिनोट कर देते हैं। तो आप इसकी जगह पे 0 और इसकी जगह पे अगर केसी लिख देंगे तो आपको समीकरण जो है इस प्रकार देखने को मिलेगी कि भाई ई नॉट सेल बराबर 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 केसी। केसी क्या है? यहाँ पर साम्य अवस्था का स्थिरांक के। तो इस प्रकार से आप सामान्य सूत्र प्राप्त कर सकते हैं नष्ट अभिक्रिया और साम्य अवस्था स्थिरांक को लेकर के। आगे चलते हैं, गिब्स मुक्त ऊर्जा एवं सेल विभव के बारे में बात करते हैं। तो माना ई विद्युत वाहक बल वाले सेल में एन फेराडे आवेश यदि है तो आप क्या करेंगे? आवेश और विभव दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। आवेश और विभव दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपको जो कार्य है सेल के द्वारा किया गया मैक्सिमम काम जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। अब सेल के द्वारा किया गया जो मैक्सिमम काम है वो माइनस डेल्टा जी के बराबर होता है। अतः गैल्वेनिक सेल बाह्य परिपथ में विद्युत आवेश स्थानांतरित करके विद्युत प्रवाहित करती है। यदि सेल में से केवल न्यूनतम धारा प्रवाहित की जाए तो डेल्टा माइनस डेल्टा जी बराबर डब्ल्यू विद्युत होगा कि नहीं होगा, आगे इसको देखेंगे। और डेल्टा जी माइनस डेल्टा जी की जो मान, माइनस डेल्टा जी का जो मान है वो एन एफ ई के बराबर होता है। तो डब्ल्यू वर्क जो है वो अधिकतम किया जाएगा, उसके लिए प्लस एन एफ ई आएगा कि नहीं आएगा भैया? माइनस डेल्टा जी की जो वैल्यू थी वो यहाँ से आप देखिए कितनी थी? विद्युत द्वारा जितना काम किया गया वर्क डन, विद्युत वर्क डन जो है वो कितना किया गया है? माइनस डेल्टा जी बराबर एन एफ ई के बराबर। तो डेल्टा जी की जगह पर आपने डब्ल्यू अधिकतम लिख दिया और वो किसके बराबर है? एन एफ ई नॉट के बराबर है। और ई नॉट जो है वो यहाँ पर मानक विद्युत वाहक बल है किसी भी सेल का। अब किसी तंत्र के लिए डेल्टा जी का मान अगर धनात्मक होता है तो केवल तब संपन्न होगा वो प्रक्रम जब बाह्य तंत्र पर जो है विद्युत कार्य किया गया जाएगा। यानी कि डेल्टा जी का जो मान है बेटा वो यदि धनात्मक आपको प्राप्त होता है तो ये अस्वतः प्रक्रिया होती है,
स्वतः प्रक्रिया होती है, और अस्वतः प्रक्रिया के लिए आपको बाहर से कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है, तब जाकर के प्रक्रिया जो है संपन्न हो पाती है। तो डेल्टा जी का मान यदि धनात्मक है तो बाह्य विद्युत कार्य जो है वो बाह्य तंत्र पर विद्युत को कार्य करना पड़ेगा, यानी कि तंत्र पर काम होगा, तब जाकर के काम संपन्न होगा या प्रक्रम आगे बढ़ेगा। परंतु यदि डेल्टा जी का मान ऋणात्मक है तो वातावरण पर विद्युत कार्य करता है, मतलब प्रक्रम जो है वो वातावरण पर काम करता है, प्रक्रम खुद ही काम करेगा, है ना। टोटल मिला के क्या हो रहा है कि भाई डेल्टा जी के दो मान हो रहे हैं, या तो धनात्मक या फिर ऋणात्मक। अगर डेल्टा जी का मान धनात्मक है तो भाई प्रक्रम पर काम होगा, प्रक्रम पर वातावरण कार्य करता है, वातावरण को प्रक्रम पर काम करना पड़ेगा, तब जाकर के डेल्टा जी मतलब जो है प्रक्रम संपन्न हो पाएगा। परंतु डेल्टा जी का मान अगर नेगेटिव है तो वातावरण पर, मतलब प्रक्रम जो है वो वातावरण पर काम कर रहा है। अब की बार नेगेटिव का मतलब ये है कि प्रक्रम वातावरण पर काम करता है, वातावरण पर कार्य करता है। यही कारण है कि वोल्टेज सेल में वातावरण पर किया गया कार्य जो है वो ऋणात्मक होता है। क्यों? क्योंकि डेल्टा जी का जो मान है वो कैसा हो गया यहाँ पर -NFE के बराबर या W अधिकतम के बराबर, और मानक मुक्त ऊर्जा जो है डेल्टा जी नॉट, यानी कि मानक परिस्थितियों में प्राप्त, तो डेल्टा जी भी नॉट हो जाएगा, तो ई सेल भी क्या हो जाएगा यहाँ से ऊपर, इसको भी मानक के रूप में लिया जाएगा। अब गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन से अभिक्रिया की संभाव्यता ज्ञात करनी हो तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे कि मुक्त ऊर्जा कम हो रही है, तो दूसरे शब्दों में एक सेल अभिक्रिया उस समय संभाव्य होगी जब उसके लिए डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होगा। डेल्टा जी का मान जितना ज्यादा ऋणात्मक होगा, रिएक्शन की जो फिजिबिलिटी है, रिएक्शन की जो संभाव्यता है वह उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो डेल्टा जी का मान जितना अधिक ऋणात्मक होगा, जो अभिक्रिया होने की जो संभाव्यता है, यानी कि उसकी संभावना है, वो अधिक से अधिक बढ़ जाती है। तो उपरोक्त समीकरण के लिए आप डेल्टा जी बराबर -NFE लिखेंगे, और अगर इसको नॉट की फॉर्म में लिखते हैं तो ई नॉट भी आपको लेना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको डेल्टा जी के मान दिए हुए हैं, देखो कौन सी अभिक्रिया कब संभव होगी, उसके लिए डेल्टा जी और ई नॉट का जो मान है उसको देख लीजिए। यदि ई नॉट का मान प्लस हो और डेल्टा जी का मान जो है वो नेगेटिव में हो तो रिएक्शन जो है वो स्वतः प्रवर्तित होगी, यानी कि रिएक्शन की संभावना बढ़ जाएगी, रिएक्शन होने की संभावना होती है। परंतु यदि उल्टा हो जाए तो रिएक्शन होने की संभावना जो है वो कम हो जाती है या असंभव हो जाती है, इसे अस्वतः प्रवर्तित भी कहा जाता है। और यदि दोनों के ही मान शून्य हो तो ये साम्यावस्था में होती है, न तो रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ जाएगी न ही रिएक्शन रिएक्टेंट की तरफ जाने की संभावना यहाँ पर होगी। ठीक है, तो डेल्टा जी का मान या डेल्टा ई नॉट का जो मान है यदि शून्य है तो साम्यावस्था में है। ठीक है, आगे ई नॉट सेल डेल्टा जी नॉट तथा के के मध्य यदि संबंध निकाला जाए तो देखो एक रिलेशन यहाँ पर इन तीनों के बीच में हम देखेंगे। तो डेल्टा जी नॉट बराबर 2.303 RT log बेस 10 KC होता है, ये पहली इक्वेशन हो गई। और डेल्टा जी जो है वो -NFE नॉट के बराबर भी होता है, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब एक इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को मिला तो बताओ ये बराबर ये होगा। इन दोनों को जब हमने बराबर करके ई नॉट सेल का मान निकाला, ई नॉट सेल का मान निकालेंगे तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, ई नॉट सेल बराबर 2.303 RT/NF log बेस 10 KC। और या फिर जब आप R की वैल्यू, T की वैल्यू, F की वैल्यू रख देते हैं तो आपको प्राप्त होता है 0.0591/N log बेस 10 C। यही क्या है, आपकी नोस्ट इक्वेशन है किसी भी सेल को निकालने के लिए। और यहाँ पर N जो है वो प्रक्रम में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है। अब व्यावसायिक सेल या बैटरियों की अगर हम बात करें तो बैटरियां जो है वो उनका जो प्रयोग है वो ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है, पहली बात तो। और बैटरी में एक या एक से अधिक सेल जो है वो श्रेणीबद्ध रूप से जोड़े जाते हैं। एक या एक से ज्यादा सेल जो है वो श्रेणीबद्ध रूप से जोड़ करके हम क्या बनाते हैं, बैटरी बनाते हैं। यानी कि बैटरी अगर देखा जाए तो अलग अलग सेलों का क्या है बेटा, समूह है। यह मूलतः एक गैल्वेनिक सेल है जो रेडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक अभिक्रिया को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और बैटरी अच्छी बैटरी कौन सी होती है, जो हल्की हो, सुसंबद्ध हो और प्रयोग में लाते समय इसकी वोल्टता में अधिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वह बैटरी सबसे अच्छी बैटरी मानी जाती है। तो बैटरी या सेल मुख्यतया 3 प्रकार की होती है। पहली प्राथमिक सेल, ये केवल एक ही बार काम में आते हैं। जैसे आपके जो सेल होते हैं ना, रिमोट वगैरह में जो सेल लगते हैं बच्चे, वैसे वाले जो सेल होते हैं, जैसे ये वाला सेल है ना, दिख रहा है,
ये जो सेल आपको लोग नजर आते हैं, हम जो सेल वगैरह रिमोट वगैरह में जो सेल डालते हैं इस प्रकार के, वो जो सेल होते हैं वह क्या कहलाते हैं, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। यानी कि एक ही बार काम में आते हैं और कुछ समय तक प्रयोग में लाने के पश्चात ये जो बैटरियां होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं और पुनः प्रयोग में नहीं लाई जाती हैं। जैसे कि शुष्क सेल, जैसा कि आपके रिमोट वगैरह में डलते हैं वो होते हैं शुष्क सेल, और जो आपकी घड़ी जो होती है, रिस्ट वॉच वगैरह, उसमें जो चपटे वाले जो सेल डलते हैं बेटा वो होते हैं कौन से, मरकरी सेल। इस प्रकार के उदाहरण होते हैं। शुष्क सेल का उदाहरण देख लीजिए आप, ये देखो आपको दिखाई दे रहा है। शुष्क सेल में क्या होता है, एक जिंक धातु का पात्र होता है जिसको एनोड की तरह काम में लिया जाता है, और ग्रेफाइट की इसमें छड़ होती है जिसे कैथोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक यहाँ पर छिद्रित कागज या सरंध्र डायग्राम यहाँ पर होता है, ये इसमें छेद होते हैं बारीक 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 बारीक, है ना। अब इसमें जो छेद होते हैं इसमें क्या भरा हुआ होता है, मैंगनीज ऑक्साइड और कोक भरा हुआ होता है, और बाहर वाला जो खोल है बेटा इसमें अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड भरा हुआ होता है। ये नहीं, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड यहाँ पर भरो, इन दोनों का जो नम पेस्ट होता है वो भरा हुआ होता है, और इस प्रकार की संरचना आपको देखने को मिलती है। यह जो है आपकी शुष्क सेल जो आपके रिमोट वगैरह में डलती है उसका यहाँ पर आपको डायग्राम देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है, जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर जिंक 2+ में कन्वर्ट हो जाता है, और मैंगनीज ऑक्साइड अमोनियम और इलेक्ट्रॉन की अभिक्रिया द्वारा आपको इस प्रकार से एक हाइड्रोक्साइड का निर्माण यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और इसका जब सेल विभव निकाला जाता है तो कितना आता है बेटा, 1.5 वोल्ट इसका सेल विभव होता है। और एक बार प्रयुक्त हो जाने के बाद में ये सेल जो है वो बेकार हो जाता है और विभव जो है इसका कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है। यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन जब काम में आ जाते हैं तो ये सेल जो है काम करना बंद हो जाता है, फेंक करके हमें दूसरा लाना पड़ता है। अगली बात करते हैं मरकरी सेल की। मरकरी सेल जो होता है वो देखो इस प्रकार का नजर आता है। इस प्रकार के मरकरी सेल में देखो ये एनोड है ना, और ये अंदर जो है वो कैथोड है, एक पृथककारी लगा हुआ है, और सेल इसमें एक डिब्बा होता है, मतलब ऐसे छोटा सा एक चपटा सा डिब्बा जैसा एनोड की टोपी और एनोड होते हैं यहाँ पर। इस प्रकार से ये सेल है। इसमें आप देखोगे कि मरकरी सेल श्रवण यंत्र, घड़ी जैसी विद्युत की कम मात्रा में मतलब जिसमें विद्युत की मात्रा कम लगे उसमें काम में लिया जाता है। अब इसमें जो है जिंक मरकरी अमलगम ZnHg का तो क्या लिया जाता है बेटा, एनोड लिया जाता है। जिंक मरकरी अमलगम का तो क्या लिया जाता है, एनोड लिया जाता है, तथा Hg और कार्बन का पेस्ट, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन का जो पेस्ट होता है यह कैथोड की तरह काम में लिया जाता है। अब एनोड और कैथोड यहाँ पर आपको प्राप्त हो गए। सेल अभिक्रिया देखें, जिंक अमलगम जो है OH के साथ में अभिक्रिया करके 2 इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करते हैं और जिंक ऑक्साइड में और जल में परिवर्तित हो जाते हैं। मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है H2O और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के मरकरी में और OH- में परिवर्तित होती है। अगर यहाँ से संपूर्ण सेल अभिक्रिया को देखें तो बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन, H2O से H2O और OH से OH यदि हम हटा दें तो जिंक अमलगम और HgO बचते हैं जो जिंक ऑक्साइड और Hg में कन्वर्ट होते हैं। तो इस प्रकार से सेल अभिक्रिया संपूर्ण होती है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको एक चित्र दिया हुआ है। अब इस सेल में जिंक अपचायक तथा HgO ऑक्सीकारक का काम करता है और यहाँ से विभव कितना मिलता है आपको, 1.34 वोल्ट मिलता है। अब इसके काम करने की जो क्षमता होती है वो ड्राई सेल या शुष्क सेल से अधिक होती है। ये ज्यादा दिन चलती है, वो कम दिन चलती है। अगला द्वितीयक या संचायक सेल। एक संचायक सेल को उपयोग के पश्चात विपरीत दिशा में विद्युत प्रवाह द्वारा पुनः आवेशित कर फिर से प्रयोग में लाया जाता है। अच्छी संचायक जो सेल होती है वो अनेक बार आवेशन और निरावेशन के चक्रण से गुजर सकती है। हमारे घरों में जो बैटरीज होती हैं, हमारे कार में जो बैटरीज होती है, हमारी जो स्कूटियां होती हैं उनमें जो बैटरियां होती है बेटा वो द्वितीयक या संचायक सेल ही कहलाती हैं। सीसा संचायक सेल, अब इसके अलग अलग उदाहरण है। आप देखेंगे सीसा संचायक सेल में क्या होता है, एक्चुअली सीसा लेड होता है ना। अब इसमें एक इलेक्ट्रोड तो इस प्रकार से लेड का, एक इलेक्ट्रोड लेड ऑक्साइड का, एक इलेक्ट्रोड लेड का और एक इलेक्ट्रोड लेड ऑक्साइड का, लेड डाइऑक्साइड का। अगर ये वाला लेड का है तो ये PbO2 का होगा बेटा। फिर अगर ये वाला लेड का है तो ये PbO2 का होगा। और लेड वाले जितने भी हैं वो एक साथ जोड़ दिए जाएंगे और लेड ऑक्साइड वाले जो हैं वो एक साथ जोड़ दिए जाएंगे और बाद में इन दोनों को भी परिपथ के साथ में जोड़ करके इस प्रकार की एक सेल बनाई जाती है, जिसमें सीसा संचायक सेल सामान्यतः वाहनों, इन्वर्टरों आदि में काम में ली जाती है। इसमें कैथोड जो है वो लेड डाइऑक्साइड से भरे हुए
और एनोड जो है वो लेड का बना हुआ होता है तथा कैथोड लेड डाइऑक्साइड से भरे हुए लेड का ग्रिड होता है जिसमें 38% H2SO4 गंधक का अम्ल मिलाया जाता है और ये विद्युत अपघट्य का काम करता है और इस प्रकार का आपका सीसा संचायक सेल आपको देखने को मिलता है। तो इसमें ऑल्टरनेट यानी कि एक के बाद एक एकांतर क्रम में आपको लेड के और लेड डाइऑक्साइड के जो है इलेक्ट्रोड देखने को मिलेंगे जो कि किस में डूबे हुए होंगे, H2SO4 जो अपना गंधक का अम्ल होता है उसमें डूबे हुए आपको मिलते हैं। इस प्रकार से इसमें क्या डूबा हुआ है, H2SO4। देखिए अब ये किस प्रकार से काम करती है भाई, एनोड पे तो क्या होगा, लेड जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के सल्फेट आयन के साथ में रिएक्ट करके लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगी और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मुक्त करेगी। ये 2 इलेक्ट्रॉन एनोड पर जाकर के लेड ऑक्साइड और सल्फेट को H+ जो आयन है उससे अभिक्रिया करके लेड सल्फेट और H2O का विलयन प्राप्त यहाँ से होगा। अब यहाँ से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कट जाएंगे, H2 और बाकी की जो सेल अभिक्रिया है वो इस प्रकार से लिख दी जाएगी, PbO2 H2SO4 बना लिया और PbSO4 2 प्राप्त हुआ आपको और H2O, यानी कि यह आवेशन और निरावेशन के दौरान ऊर्जा देती है और इस स्थिति में H2SO4 जो है वो प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार से देखो आपको देखने को मिल रहा है, ये लेड का है तो ये लेड ऑक्साइड का है, लेड का है, लेड डाइऑक्साइड का है, लेड का है, लेड डाइऑक्साइड का है, इसका तो बना दिया आपने कैथोड, इनका बना दिया आपने एनोड और बना करके किस में डाल दिया आपने, तनु H2SO4 के सॉल्यूशन में आपने इसको डाल दिया। अब यह अतः H2SO4 की सांद्रता घटती है, इस प्रकार H2SO4 का जो घनत्व है 1.30 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब से घटना प्रारंभ हो जाता है और तब तक घटता है जब तक कि यह 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब नहीं हो जाता। तो बैटरी जो है पुनः आवेशित करने की आवश्यकता होती है। आप देखते हो कि बैटरी जो है वो निरावेशित भी हो जाती है, फिर उसको आवेशित करने के लिए, यानी कि जब बैटरी का घनत्व 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से घटकर कितना रह जाए, 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अगर रह जाए तो फिर इस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, इस बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा और पुनः आवेशन के दौरान क्या होगा, अभिक्रिया जो है वो उल्टी हो जाएगी, पहले वाली अभिक्रिया से जस्ट उल्टी अभिक्रिया आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और इस प्रकार H2SO4 जो है वो यहाँ पर पुनः प्राप्त हो जाएगा और इसका घनत्व बढ़ जाएगा। अब सीसा संचायक बैटरी में होने वाली जो कुल अभिक्रिया है वो निम्न प्रकार होगी भाई, लेड डाइऑक्साइड H2SO4 के साथ में जुड़ा हुआ है, यदि निरावेशन हो रहा है तो PbSO4 जो है वो H2O में कन्वर्ट हो रहा है, ये जो है ये सॉल्यूशन PbSO4 में और H2O में कन्वर्ट हो रहा है, और यदि आवेशन कर दिया जाए तो ये दोनों मिलकर के दोबारा से ये देने लगते हैं, तो ये अभिक्रिया जो है लगातार चलती रहती है। तो H2SO4 के क्षय और एनोड पर जमाव के कारण बैटरी की शक्ति समय के साथ साथ कम हो जाती है, कभी कभी ये सेल्स भी कम काम करने लगते हैं या इनकी भी शक्ति जो है वो कम हो जाती है। उसका कारण क्या है, H2SO4 के क्षय और एनोड पर जमाव ही इसका कारण है। अगर ये जम जाएगा तो फिर क्या होगा, हमारा जो बैटरी है वो कम काम करने लगेगी। अब विद्युत अपघटनी सेल की भांति ही यह सेल भी जो है 2 से 3 वर्ष तक काम में ली जा सकती है। सेल का विद्युत वाहक बल जो है वो H2SO4 की सांद्रता पर निर्भर करता है। 7.4% H2SO4 लेने पर विद्युत वाहक बल 1.9 वोल्ट आपको मिलेगा और यदि 21.4 आपने ले लिया तो इसका 2 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा, और अगर आपने 39.2% अगर इसकी सांद्रता ली है तो 2.14 ये अपनी वोल्ट यहां से देगा। एक 12 वोल्ट की सीसा संचायक बैटरी में 6 गैल्वेनिक सेल श्रेणी क्रम में एक प्लास्टिक या खंड में पात्र में व्यवस्थित होते हैं, यानी कि आपको अगर 12 वोल्ट की चाहिए ना तो आपको 6 गैल्वेनिक सेल आपस में एक दूसरे से मिले हुए होंगे और प्रत्येक गैल्वेनिक सेल जो है वो 2 वोल्ट का विभव उत्पन्न करती है। 2 वोल्ट के विभव उत्पन्न करने के लिए H2SO4 की कंसंट्रेशन कितनी लेनी पड़ेगी, 21.4 लेनी पड़ेगी। अगली बात करते हैं निकिल कैडमियम सेल की। निकिल कैडमियम सेल में आप देख लीजिए ये इस प्रकार की दिखाई देती है, अन्य संचायक सेल है, इसकी कार्य अवधि जो है सीसा संचायक बैटरी की अपेक्षा अधिक होती है, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, अधिक काम देती है। यद्यपि इसके निर्माण की लागत भी अधिक है, ये बहुत ज्यादा मतलब आपने देखा हो स्पेस सेंटर्स वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं। इस सेल में कैडमियम धातु एनोड का, कैडमियम धातु तो एनोड का, और निकिल धातु जो है वो कैथोड का काम करती है। ठीक है, निकिल धातु जो है वो कैथोड का काम करेगी और कैडमियम धातु जो है वो यहाँ पर एनोड का काम करेगी। तो ये धनात्मक प्लेट, ये पृथककारी ऋणात्मक प्लेटें होती है और इसको निकिल कैडमियम सेल कहते हैं। निरावेशन के दौरान इसमें कैसे प्रकार से अभिक्रिया होती है, कैडमियम सेल जो OH- जल से प्राप्त OH- आयंस के साथ अभिक्रिया करके कैडमियम का हाइड्रोक्साइड बनाती है और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करती है। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है निकल जो है वो निकल का हाइड्रोक्साइड जो है वो जल और इलेक्ट्रॉन के साथ में अभिक्रिया करके निकल का हाइड्रोक्साइड दे देती है। निकल का हाइड्रोक्साइड इस प्रकार से प्राप्त होकर के ये
जो सेल अभिक्रिया है इसको इस प्रकार से संपूर्ण अभिक्रिया के रूप में लिख लिया जाता है। अब ईंधन सेल की बात करें तो ईंधन सेल जो है वो कहीं मिलता नहीं है, आपको खुद ही बनाना पड़ता है। अब गैल्वेनिक सेल जिसमें हाइड्रोजन, मीथेन और मिथेनॉल जैसे ईंधनों का दहन ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ईंधन सेल कहलाता है। इस प्रकार के जो सेल होते हैं वो ईंधन सेल कहलाते हैं। इन सेलों में ईंधन को सेल के अंदर नहीं रखा जाता बल्कि बाह्य स्रोतों की सहायता से सेल को ईंधन की सतत आपूर्ति करवाई जाती है। इन सेलों में धात्विक उत्प्रेरकों जैसे प्लेटिनम, सिल्वर या धातु ऑक्साइड में पूरी छिद्रित कार्बन के इलेक्ट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। क्षार धातु हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन विद्युत अपघट्य का काम करता है। मतलब पहले तो आप क्या लोगे, धातु के उत्प्रेरकों के रूप में या तो प्लेटिनम या सिल्वर का इस्तेमाल करोगे या धातु ऑक्साइड में पूरी, और इसको धातु ऑक्साइड में पूरी छिद्रित कार्बन के इलेक्ट्रोडों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। और क्षार धातु हाइड्रोक्साइड NaOH या KOH के जलीय विलयन में आप इसको डाल देंगे। जब तक ईंधन की आपूर्ति होती रहेगी, बाहर से आप ईंधन देते रहो, ये सेल काम करती रहेगी। और ऊष्मीय संयंत्रों की तुलना में ईंधन सेल 70% दक्षता के साथ विद्युत उत्पादन करती है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल की अगर हम बात करें तो भाई ये एक जैसे स्पेस रिसर्च जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें काम में लिया जाता है, ठीक है। अब और ये जो सेल है इसमें क्या होता है कि जलीय विद्युत अपघट्य जो है वो इस प्रकार से बीच में चैम्बर में भर दिया जाता है। इधर से ऑक्सीजन की सप्लाई और इधर से हाइड्रोजन की सप्लाई दी जाती है। और यहाँ हाइड्रोजन ये जो है कैथोड और इसको यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज एनोड की भांति इस्तेमाल किया जाता है। तो इस सेल में ईंधन अर्थात गैसीय हाइड्रोजन और गैसीय ऑक्सीजन ईंधन का काम कर रहे हैं। तथा ऑक्सीकारक ऑक्सीजन सीधे क्रिया नहीं करते हैं। सरंध्र कार्बन, ये जो इलेक्ट्रोड है ये कार्बन के इलेक्ट्रोड है जो कि कैसे हैं बेटा, छिद्रित है। इसमें क्या है, बीच बीच में छेद हो रखे हैं, इलेक्ट्रोडों द्वारा पृथक किए गए हैं। 3 अलग अलग कक्षों में प्रवाहित किया जाता है हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को प्रोवाइड किया जाता है। तो कार्बन इलेक्ट्रोडों में प्लेटिनम या पैलेडियम उत्प्रेरक का पूर्व समावेश किया जाता है। मध्य के कक्ष में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का लगभग 200 डिग्री सेल्सियस ताप और 20 से 40 वायुमंडलीय दाब पर सांद्र जलीय विलयन होता है। एनोड कक्ष से होकर के हाइड्रोजन गैस और कैथोड कक्ष से होकर के ऑक्सीजन गैस जो है इधर बीच में आती है और किसका निर्माण कर देती है, जल का निर्माण कर देती है। सबसे अधिक सफल ईंधन सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल बनने की अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो इस सेल को अपोलो और जेमिनी अंतरिक्ष कार्यक्रम में विद्युत ऊर्जा उत्पादन या विद्युत ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्रयोग में लाया गया था। अंतरिक्ष के जो संयंत्र होते हैं उनमें इन सेलों का इस्तेमाल किया जाता है। इस अभिक्रिया से प्राप्त जल वाष्प को संघनित करके उसका उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पेयजल के रूप में भी किया जाता है। देखो दो काम कर रही है सेल, है ना। बेकन सेल जो है इसे बेकन सेल भी कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण बेकन नाम के एक प्राणी ने किया था। इस सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो 1.0 वोल्ट होता है और उत्पन्न जल का जो ताप होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आपको भाप के रूप में ये जल मिलता है जिसे संघनित करना पड़ता है और संघनित करके पुनः आप पेयजल के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हो। आगे ईंधन सेलों की यदि हम लाभ देखें तो ये सेल, अब प्रदूषण तो इसमें से कुछ हुआ ही नहीं, मिला तो अपने को जल है, तो ये सेल कैसे होते हैं, प्रदूषण मुक्त होते हैं तथा भविष्य में इनके महत्व को देखते हुए अनेक प्रकार के ईंधन सेलों को निर्मित करके का परीक्षण किया जा रहा है। अगली बात, गैसों की लगातार आपूर्ति होती है यहाँ पर, जिसकी वजह से सेल ईंधन कभी भी खत्म नहीं होते हैं, खराब नहीं होते हैं। सामान्यतः 70 से 140 डिग्री सेल्सियस पे ये काम कर देते हैं। इनकी क्षमता जो होती है वो अन्य ऊर्जा संयंत्रों की अपेक्षा 70% अधिक होती है, लगभग 70% अधिक होती है। प्रदूषण मुक्त होते हैं। ईंधन सेल की ऊष्मागतिकी क्षमता की यदि गणना करनी हो तो ऊष्मागतिकी क्षमता नीटा बराबर डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच, जिसका मान होता है -NFE अपॉन डेल्टा एच। इस प्रकार से आप इसकी क्षमता को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ईंधन सेलों की कुछ सीमाएं भी होती हैं क्षमताओं के साथ साथ कि विद्युत अपघट्यों के प्रयोग के कारण इनमें जंग लग जाता है, पहली बात। दूसरा, गैसीय ईंधन द्रव विद्युत अपघट्य तथा ठोस उत्प्रेरक के मध्य संपर्क बनाना कठिन हो जाता है। देखो एक तरफ तो आप लिक्विड ले रहे हो, है ना, द्रव ले रहे हो, और दूसरी तरफ आप जो है वो ठोस उत्प्रेरक लेते हैं, तो उनके अंदर जो है तारतम्य बैठाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। प्रयुक्त उत्प्रेरक अत्यधिक महंगा है। निम्न ताप तथा उच्च दाब पर गैसीय ईंधनों का रखरखाव बहुत अधिक कठिन कार्य होता है, इसलिए इसको काम में
अक्सर नहीं लिया जा सकता है। अगला संक्षारण, आप नम वायु के संपर्क में किसी भी लोहे के पात्र को रख देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, उसके ऊपर जंग लग जाएगा। जंग लगने की जो यह क्रिया है वो क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाता है। अब जंग सिर्फ लोहे पर ही नहीं लगता है ना, तो चांदी में भी देखो, चांदी जब काली हो जाती है उसको भी आप संक्षारण ही कहते हैं। तांबा या कांसा जो है उसके ऊपर जो हरी परत जम जाती है वह भी क्या है, संक्षारण ही है। अब संक्षारण के कारण मकान, पुल, जहाज, लोहे से बनी जो भी वस्तुएं हैं वो क्षति हो जाती है और करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाते हैं। और लोहे का संक्षारण जो है वह जंग लगना या रस्टिंग कहलाता है। रासायनिक रूप से जो जंग है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड का जलयोजित रूप। देखो Fe2O3.XH2O, यह जंग का सूत्र है। जंग लगने का मुख्य कारण नम वायु है, दूसरा कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा कारण ऑक्सीजन की उपस्थिति है। सामान्यतः यह पाया गया है कि जंग लगना केवल तभी संपन्न होता है जब लोहा नमी के संपर्क में होता है, जबकि शुष्क वायु या निर्वात में जंग नहीं लगता है, क्योंकि नमी नहीं है, H2O नहीं है, तो जंग भी नहीं लगेगा। तो वास्तव में संक्षारण जो है एक विद्युत रासायनिक प्रक्रम है जिसमें धातु ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीकृत हो जाती है तथा ऑक्साइड बनाती है। यानी कि धातु का ऑक्साइड में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है, जंग लगना कहलाता है। जंग लगने की जो क्रिया विधि है उसे आप देखें। यद्यपि संक्षारण का रसायन जो है वो जटिल है, लेकिन यह ज्ञात है कि लोहे के किसी एक बिंदु पर ऑक्सीकरण होता है तथा यह बिंदु एनोड की भांति काम करता है। ये देखो, लोहे के किसी एक बिंदु पर ऑक्सीकरण हो रहा है और ये बिंदु किसकी तरह काम कर रहा है, यह बिंदु जो है वो कैथोड की तरह, एनोड की भांति काम कर रहा है। तो देखो यहाँ पर ये जल, देखो आप H2O, ये जंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मतलब क्या हो रहा है, जंग लगने की जो क्रिया है ये एक लोहे का पात्र है। अब इस लोहे के पात्र पर जो है वो H2O आयरन जो है वो H2O के साथ में अभिक्रिया कर रहा है और Fe2+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के और H+ लेकर के H2O में परिवर्तित हो रही है, जो कि आयरन के साथ में अभिक्रिया करके जंग का निर्माण यहाँ से प्राप्त कर रही है। यानी कि जल जब आयरन के ऊपर लगेगा तो यहाँ पर ये जो संपूर्ण अभिक्रिया है ये एनोड की भांति काम कर रही है। जल और एनोड जो है वो देखो, यह बिंदु एनोड की भांति काम करता है। कौन सा बिंदु, ऑक्सीकरण होता है। लोहे के किसी एक बिंदु पर ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पर देखो लोहे का एक बिंदु है जिस पर लोहा जो है वो Fe से Fe2+ में परिवर्तित हो रहा है और ये किसकी भांति काम कर रहा है, एनोड की भांति काम कर रहा है। और एनोड जो है वो किधर जा रहा है, Fe2+ आयन कैथोड की ओर जा रहा है, जहाँ पर वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन है वो और जंग यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। तो आयरन के ऊपर जो इस प्रकार का जो जमाव उत्पन्न हो जाता है वह कैथोड की भांति काम करता है और एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल करके कैथोड की तरफ जाने लगते हैं। जंग लगने की यह जो प्रक्रिया है ये आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगी। आयरन जल के साथ संपर्क करके एनोड तथा वायु के साथ संपर्क करके कैथोड का निर्माण करता है। एनोड पर आयरन Fe2+ में ऑक्सीकृत हो जाता है तथा कैथोड जो है ऑक्सीजन जल में अपचयित हो जाता है। तो आयरन जो है Fe2+ में परिवर्तित हो जाता है, तो इसकी जो वोल्टता होती है वो -0.44 वोल्ट होती है। एनोड से मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु से होकर गति करते हैं और दूसरे बिंदु तक जाते हैं जहां ये H+ आयनों की उपस्थिति में ऑक्सीजन का अपचयन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि H+ आयन जो है CO2 के जल में घुलने से H2CO3 का निर्माण कर लेते हैं और CO2 और H2 जो है दोनों मिलकर के H2CO3 बना लेंगे और यहाँ से H+ और HCO3- आयन यहाँ से मुक्त होंगे तथा यह बिंदु कैथोड की तरह काम करता है। यानी कि ये वाला जो बिंदु था ये कैथोड की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जो जल है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जो जल है वो अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर रहा है, H2CO3 का निर्माण कर रहा है और ये H2CO3 यहाँ से H+ और बाइकार्बोनेट आयन यहाँ से प्राप्त दे रहे हैं और यही किसकी तरह काम कर रहा है, यहाँ पर कैथोड की तरह यहाँ पर काम कर रहा है तथा यह बिंदु कैथोड की तरह काम करता है। तो कैथोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है 4H+ लेकर के 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के H2O में परिवर्तित हो रहा है जिसकी वोल्टता 1.23 वोल्ट आती है। यहाँ पर Fe2+ आयन जो है जल से होकर आयरन की सतह पर पहुंचते हैं। यदि उपस्थित जल लवण युक्त हो तो ये इस प्रकार की सेलों में धारा को ले जाने में अधिक सहायता करते हैं और संचारण को बढ़ा देते हैं। यानी कि अगर Fe जो है जल के साथ में अभिक्रिया करके सतह पर पहुंच जाता है तो संचारण और ज्यादा बढ़ता है। तो सूक्ष्म शेल की कुल अभिक्रिया कैथोड तथा एनोड की अभिक्रियाओं का योग होती है। यदि ओवरऑल इसकी रिएक्शन देखी जाए तो आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में H+ की उपस्थिति में अभिक्रिया करके Fe2+ एक्वस का निर्माण करता है और जल का निर्माण करता है। यही जंग है आपका। और यहाँ पर जो सेल अभिक्रिया होती है
उसका विद्युत वाहक बल, मानक विद्युत वाहक बल कितना होता है, 1.67 होता है। तो यह पूरी अभिक्रिया देख करके आप इस चैप्टर को आराम से पढ़ें। आज के लिए धन्यवाद, नमस्ते।